हम आपके पास, किसी भी नागरिक के पास ये अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये मेरे अधिकार मुझे चाहिए और आप हमको दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, भाषण में जो है या उनके गीत गाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर दी, इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया। इसको आतंकवाद से कैसे जोड़ रहे हैं? हमें बोलने का अधिकार है, हम इस पर अपने लिए भी बोलेंगे। और जो ये आंदोलन जीवी हैं सपोसेट तथा कथित, वही तो लोग थे जो गरीबों के लिए बोलते थे। 77% लोग जो जेलों में हैं आज, वो अंडर ट्रायल है, यानी वो सजा प्राप्त नहीं है। बेखौफ आज़ादी में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम लोग फिर से संविधान के संदर्भ में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या खतरे हैं आज, और इससे जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं साधारण लोग। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को समझना चाहिए कि संविधान के मायने क्या है। इसके बारे में प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि संविधान तो मेरे लिए धार्मिक किताब है, पूजा की पुस्तक है। पूजा मत करिए संविधान की कभी भी। संविधान हमारे आपके लिए है और हमारे आपके लिए एक कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है, हमारे हाथ में हथियार का काम करता है ये, ताकि सरकार हमारे ऊपर कभी कोई तानाशाही न कर सके। ये है संविधान। अच्छा, लेकिन संविधान में बताइए कि राइट्स हैं लिखे हुए कि भाई ये सारे अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार हमको मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तब हम क्या कर सकते हैं? लिखा तो हुआ है सब कुछ, नहीं ना मिला तो इसमें जो है हमारे संविधान में एक बड़ी चीज़ ये है कि जो अदालत है उनका काम है कि संविधान क्या कह रहा है, उसके मायने क्या हैं, ये समझने का, ये बताने का। और हम आपके पास, किसी भी नागरिक के पास ये अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये मेरे अधिकार मुझे चाहिए और आप हमको दीजिए। तो वकील आप रख के जाएंगे, लेकिन आप जाने का आपके पास अधिकार है। और जिस समय ये संविधान बना उस समय ये काफ़ी नई चीज़ थी। अभी भी कुछ देश हैं जहाँ पर सीधा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप लोअर कोर्ट जाके फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो संविधान में डाला गया, ये आर्टिकल 32 कहलाता है। जब आप संविधान की बहसें पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 25 लिखा गया है ड्राफ्ट में, लेकिन फाइनल हुआ तो आर्टिकल 32। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मुझे लगता है कि हमारे संविधान का सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये इसमें मैं मानता हूँ कि संविधान का ये दिल है, जिगर है, हार्ट एंड सोल। ये उन्होंने कहा कि ये आत्मा है संविधान का, ये दिल है, आत्मा। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई आर्टिकल 32 मतलब क्या है। तो मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, रोहित डे की किताब है, और ये जो है पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों का संविधान, जनता का। तो लग सकता है लोगों को कि देखिए भाई संविधान सब तो भाई क्या है नहीं है, ये तो वकीलों का काम है समझना। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढेर सारे लोगों के बारे में है। इसमें पहले ही पन्ने पे दिसंबर 1950 की बात है, 49 में आ गया संविधान, 50 की बात है। उसमें मोहम्मद यासीन नाम के एक बहुत ही युवा एक सब्जी विक्रेता, ये जलालाबाद में रहते हैं, और वहाँ पर जो बायलॉज थी शहर की, उसमें हो गया कि भाई एक खास एरिया में, टाउन एरिया में एक ही सब्जी विक्रेता रहेगा, उसी को लाइसेंस मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो ये परेशान थे मोहम्मद यासीन, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो इनके जैसे लोगों की कहानी इस पूरे किताब में है, जिसमें सब्जी विक्रेता, जिसमें सेक्स वर्कर, जिसमें मजदूर, साधारण लोग, कोई किसान जिस पर केस लग गया है कि आप तो ये कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो है वह आप युद्ध चला रहे हैं, तमाम तरह के लोग, इसमें कसाई, इन सब की कहानी है। साधारण लोग जिनको पता था कि भाई संविधान मेरा है, संविधान लेके मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिससे कह दिया कि भाई आप पाकिस्तान के हैं, आपको जो है डिपोर्ट किया जाएगा,
तो वो जो है वो टम्बलर से ग्लास तोड़ करके वो अपना हाथ काट लेता है ताकि वकील को समय मिले, जिस समय इसकी मेडिकल इलाज हो रही है तो वकील को समय मिले सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ये जनता का संविधान है। ये जो मोहम्मद यासीन साहब हैं, इनके बारे में आखिरी में दिया गया है कि इन्होंने जब केस कर दिया तो ये उधर ही जो उन्हीं के जलालाबाद के नानू नाम के जो ढिंडोरची थे, दलित समुदाय के थे, उनको उन्होंने लगाया, यासीन और उनके दोस्तों ने, कि तुम जो है वो ड्रम बजा बजा करके, डमरू बजा बजा करके ढिंडोरा पीटो। और पूरे शहर में, पूरे जलालाबाद में उन्होंने कहा कि पब्लिक का जो अधिकारी है उनके खिलाफ केस है और पब्लिक जीत गई है और ये जो अधिकारी हैं ये हार गए हैं। और वो सोचिए कि इस तरह की जो बात है, उनको जितनी कॉन्फिडेंस थी संविधान में, वो इसी आर्टिकल 32 की वजह से। तो आज क्या स्थिति है जब हम कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है, तो हम किस तरह से समझें? आज हम लोग आर्टिकल 32 की क्या स्थिति है, उसका क्या स्वास्थ्य है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो है आप समझ लीजिए कि इससे पहले कि हम आज की स्थिति देखें तो याद करिए, इमरजेंसी में एक बहुत ही कुख्यात केस है, एडीएम जबलपुर, ठीक है, एडीएम जबलपुर केस जिसे कहा जाता है। उस केस में क्या था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक शख्स गए थे ये कहते हुए कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और मुझे इस तरह से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के इसको हेबियास कॉर्पस कहा जाता है। यानी हेबियास कॉर्पस मतलब सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना वजह या बिना ठीक से मतलब लीगल तरीके से, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उस समय इमरजेंसी लग गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वो बन गए सरकार के स्टेनोग्राफर इंदिरा गांधी के, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है। तो इमरजेंसी जब लगी हुई है तो आर्टिकल 32 भी काम नहीं आएगा। आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया गया, इमरजेंसी खत्म होगी तब आना। तो इसको आज माना जाता, उसमें एक ही जज थे जिन्होंने, जज खन्ना, जस्टिस खन्ना, जिन्होंने मना किया था, जिन्होंने कहा था ये गलत निर्णय है। आज जस्टिस खन्ना जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, लोग कहते हैं कि उन्होंने सही कहा। और वो जो जज थे सारे, जिसमें पीएन भगवती और अन्य जज थे जिन्होंने गलत इसमें निर्णय लिया, वो एक बड़ा शर्मनाक निर्णय माना जाता है। तो आज की स्थिति पे आते हैं। आज ये समझ लीजिए कि भाई ये हमारे जो एक पत्रकार हैं सिद्दीक कप्पन, वो केरला से आए और हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई थी और हत्या की, उसके बाद जिस तरह से बॉडी वॉडी जलाई गई थी, तो वो रिपोर्ट करने आए हैं। पत्रकार थे, चले आए यूपी में रिपोर्ट करने। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने क्या कह के गिरफ्तार किया? कहा कि ये संभावना है, ये खतरा है कि वो कुछ गैरकानूनी करेंगे। किया नहीं है, करेंगे, और उसके हिसाब से गिरफ्तार कर लिया। ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। जैसे ही ये कोर्ट के सामने आया, कोर्ट को कहना चाहिए था भाई ये बिल्कुल गलत है, ये केस जो है बेकार केस है, क्योंकि ये करने का अधिकार आपके पास नहीं है, ये आपका हेबियस कॉर्पस के खिलाफ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन पर यूएपीए लग गया, आतंकवाद का केस लग गया। अब जब वो बेल के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 32 के तहत गए। उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 32 जो है उसके तहत ज्यादा लोग आ रहे हैं, थोड़ा कम करने की जरूरत है, और हम तो डिस्करेज करेंगे आम नागरिक को कि इतना ज्यादा आप मत चले आइए। आर्टिकल 32 लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे हैं लोग। अब ये बड़ी शॉकिंग बात है। बताइए कि इसको जो है वो संविधान का दिल और आत्मा जिसको कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने, हम जानते हैं कि कितने साधारण लोग सब बड़ी कॉन्फिडेंस से सुप्रीम कोर्ट के पास आए जब देश नया नया आजाद था। और इस समय आप कह रहे हैं कि क्यों चले आ रहे हैं लोग, हम बताइए। उसी तरह से, लेकिन क्या ये सब हो सकता है? सबको कह रहे हैं, हो सकता है कह रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत काम है, बेमतलब मत आइए, पहले लोअर कोर्ट में चले जाइए। लेकिन ये सबको नहीं कह रहे हैं। चलिए सिद्दीक कप्पन के अलावा एक और पत्रकार की बात ले लेते हैं, अर्नब गोस्वामी, अगर आप उनके पत्रकार मानते हैं तो। लेकिन चलिए, अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया और वो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी आर्टिकल 32 के तहत बेल मांगने,
ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे दी, बड़ा बढ़िया जजमेंट देते हुए और ये कहते हुए कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, बोलने की आज़ादी, पत्रकार होने की आज़ादी, इस पे एक दिन के लिए भी किसी को एक्स्ट्रा जेल में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल उनको तुरंत जो है बेल दे दीजिए। तो अर्नब गोस्वामी को बेल, सिद्दीक कप्पन को 2-2 साल से जेल। कहां गई बराबरी, कहां गई लिबर्टी, कहां गई इक्वालिटी? फ्रेटर्निटी की बात भी थोड़ा सोच लीजिए कि कहीं उनके नाम की वजह से वो कपड़े से पहचानो, कहा ना मोदी जी ने, कहीं नाम से पहचान के अलग अलग व्यवहार तो नहीं हो रहा। ये बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और भी चीजें अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि देखिए, एक और उदाहरण आपको दें, आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक के पास संविधान सुरक्षित देता है। आप किसी को मार नहीं सकते, आप हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन आंदोलन आप कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसमें गिरफ्तार हुए लोगों में कर्नाटका हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में 20 लोगों को बेल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया कि भाई बेल गलत है। सुप्रीम कोर्ट, आमतौर पे बेल दिया गया है तो बेल को तो ये हमारे संविधान का एक प्रिंसिपल है, ये कानून का प्रिंसिपल है कि ज्यादातर मामलों में बेल दीजिए, बहुत ही कम मामलों में जेल दीजिए। बेल इज द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन ये देखा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास बात आई तो उसको उलट दिया उन्होंने, ये भी नहीं बताया कि क्यों उल्टा, क्यों उलट दिया, और भाई जेल में रख दिया। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट चुपचाप उसको हटा ली उसको और बेल दे दी। लेकिन ये 6 महीना क्यों 20 लोगों को जेल में रहना पड़ा, ये इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप पूछ नहीं सकते हैं। तो ये फिर से ये आर्टिकल 32 और हेबियस कॉर्पस वाली बात आ गई ना कि क्यों जो है किसी व्यक्ति को एक दिन से भी ज्यादा अगर नहीं रखना चाहिए जेल में बेमतलब। अब आप कह सकते हैं कि भाई आतंकवाद के केसेस होते हैं, आतंकवाद का केस लगा हुआ है किसी पर कोई बड़ा क्राइम का केस लगा हुआ है, तो भाई उनको तो बेल नहीं मिलना चाहिए, सजा है, वो रहे जेल में जो भी है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को कहते हैं, करते हैं, जब संविधान का जो कवच है उसमें छेद कोई एक जगह कुछ खास लोगों के लिए होता है, मान लीजिए कि आतंकवाद का जिन लोगों पर आरोप लगा है, याद रखिए आरोप है, जब तक साबित नहीं होता तब तक जो है वो व्यक्ति माना जाएगा कि वो निर्दोष है। दोष साबित होना होता है अदालत में, ये संविधान का सबसे बड़ी चीज है। तो जब आप छेद करते हैं और कहते हैं अगर किसी पर सरकार ने आतंकवाद का आरोप लगा दिया, यूएपीए लगा दिया जो आतंकवाद का केस है, तब उनके लिए जो है ये मानवाधिकार, ये सारी चीजें ये नहीं काम आना चाहिए, आतंकवादी है भाई। लेकिन ये आतंकवाद का मामला तो किसी पर भी लग सकता है, कल को आप पर, हम पर, किसी पर भी लग सकता है। और यही चीज आज हो रहा है। भीमा कोरेगांव केस में, दिल्ली दंगा केस में यूएपीए लगा करके इतने सारे लोगों को जेल में रखा गया है। तो देखिए कि उसमें फादर स्टैन स्वामी, 80 साल से ऊपर के व्यक्ति जो जीवन भर गरीबों की सेवा बस किए, लेकिन उनको बेल नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई भीमा कोरेगांव केस। सोचिए कि ये जो है ये क्या सही है? वो तो सिर्फ अंडर ट्रायल है, उनको सजा अभी प्राप्त नहीं है, केस ही नहीं शुरू हुआ है। तो केस जब नहीं शुरू हुआ तो क्यों न बेल पे निकले। लेकिन यूएपीए ऐसा कानून है जिसमें बेल नहीं मिल रहा, तो इसमें हेबियस कॉर्पस वाला जो मामला है ये आप माने एक तरह से डब्बे में बंद पड़ा हुआ है, ये काम नहीं आएगा किसी के। और भी मामले हैं जिसमें आंदोलन करने के लिए दिल्ली में चक्का जाम, तो चक्का जाम करने के लिए भाई आतंकवाद का केस, यूएपीए का केस आप क्यों लगा रहे हैं? चक्का जाम तो बहुत लोग करते हैं। चक्का जाम आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, रोज दिन में देश में कहीं ना कहीं कोई चक्का जाम कोई राजनीतिक दल करती है, बीजेपी भी कर चुकी है। लेकिन दिल्ली में सीएए के खिलाफ चक्का जाम करने के लिए आतंकवाद का केस लगा करके ढेर सारे यंग लड़के लड़कियों को अंदर रखा हुआ है। इसमें भी बेल दिया गया कुछ लोगों को, आसिफ इकबाल तन्हा को, नताशा नरवल को और देवांगना कलिता को बेल दिया गया। क्या कह के बेल दिया गया कि भाई इन पर जो आरोप है ये तो आंदोलन का आरोप है, आंदोलन के आरोप में आतंकवाद नहीं कहना चाहिए इसको, आतंकवाद के डेफिनेशन को बहुत ही माने शार्प रखिए। आतंकवाद को इतना आप लचीला बना देंगे उसके परिभाषा को कि उसमें कुछ भी आतंकवाद कहला देगा, बस सरकार कह दी तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि भाई जिस पर आरोप है ठोस आरोप उस पर होना चाहिए, उसने क्या किया
उसने एग्जैक्टली क्या किया, उसने कौन सी हिंसा का काम किया, ये आपको दिखाना होगा। अच्छी बात है, 3 लोगों को तो बेल मिल गया, लेकिन यही चीज जो है ये लागू नहीं हुए जब उमर खालिद की बारी आई, या भीमा कोरेगांव केस में जो है वो ये एल्गार परिषद वाले केस में ज्योति जगताप की बात, जो कि कबीर कला मंच की गायक हैं, इन पर जो है वो सबसे वेग आरोप, कोई मतलब ठोस आरोप है ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, भाषण में जो है या उनके गीत गाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर दी, इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया, और ये सब जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। भाई क्यों, इनकलाब जिंदाबाद तो रोज लोग बोलते हैं, लेकिन आप इसको आतंकवाद से कैसे जोड़ रहे हैं? है कोई कॉन्स्पिरेसी है, सरकार ने कह दिया, तो उसका कोई जो है ठोस बात, कोई ठोस आरोप तक नहीं है, और आंदोलन को आतंकवाद के साथ जोड़ करके, और इसमें भी गैर बराबरी दिख रहा है, किसी को दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही। तो ये बता रहा है आपको क्या खतरा है। एक आखिरी बात मैं इस मामले में कह दूं, आपको लग सकता है कि ये कुछ खास लोगों की बात है, जिसको मोदी जी कहते हैं, कभी अमित शाह कहते हैं अर्बन नक्सल, या जिसको कहा जाता है क्या है, आंदोलन जीवियों की बात है। लेकिन हमारे देश में जेल भरे हुए हैं किन लोगों से? 77% लोग जो जेलों में हैं आज, वो अंडर ट्रायल है, यानी वो सजा प्राप्त नहीं है, उनका केस नहीं हुआ है, केस होने के बाद सजा दी करके जेल में है, ऐसा नहीं। तो वो जेल में क्यों है? ज्यादातर लोग जो लोग जेल में हैं वो गरीब हैं और बेल का पैसा नहीं भर पा रहे, बस इतनी सी बात है, जिसकी वजह से वो सालों साल जेल के अंदर है। और इसमें भी अगर हम देखें तो ज्यादातर संख्या जो है ये दलितों की है, आदिवासियों की है, माइनॉरिटी कम्युनिटी की, खास करके मुसलमान समुदाय के लोगों की। इसलिए नहीं कि ये जो है वो ज़्यादा कोई क्राइम करते हैं, बल्कि ये कमज़ोर हैं, और इन पर जब केस लगता है तो बेल के पैसे नहीं भर पाते, इसकी वजह से अंदर है, अच्छा वकील नहीं लगा पाते, इसलिए अंदर है। और ये बताइए कि ये चीज़ जो बेल वाली बात है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, सो कॉल्ड आंदोलन करने वालों पर थोड़ी लागू हो रहा है, ये तो हमारे देश के आम लोगों पर है। इसके खिलाफ आवाज उठाना और ये कहना कि भाई आप 1-1 रुपए का बेल लगा करके क्यों नहीं छोड़ते हैं गरीबों को, क्यों जो है जो पैसा नहीं भर सकता उस पर आप इतना बड़ा से पैसे नहीं दे पा रहा, इसकी वो खरीद नहीं पा रहा अपनी आज़ादी को, इसकी वजह से आप क्यों अंदर रखे हुए हैं? ये सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे, एक भय का माहौल के चलते हम चुप चुप रहेंगे, अपने लिए भी नहीं बोलेंगे और दूसरे के लिए भी नहीं बोलेंगे, तो संविधान पर जो खतरा है, वो जो मंडरा रहा है, वो कभी उठ नहीं पाएगा। इसीलिए अपने अधिकारों को समझ करके हमें बोलने का अधिकार है, हम इस पर अपने लिए भी बोलेंगे। और जो ये आंदोलन जीवी हैं सपोसेट तथा कथित, वही तो लोग थे जो गरीबों के लिए बोलते थे। सुधा भारद्वाज जैसी वकील, वो गरीब आदिवासियों को, जिसको इसी तरह से जेलों में भर दिया जाता था, उनके लिए वकालत करने वाली सुधा भारद्वाज थी। तो जो गरीबों के लिए बोलते थे उनको अंदर कर दिया, और फिर गरीबों के लिए बोलने वाला कौन बचेगा? तो हम आपको शुरू करना होगा बोलना, इसी तरह से संविधान बचाने का काम हम लोग को करना होगा। शुक्रिया।